चेयरमैन साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब की इस वक्त तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह सदर ज़रदारी साहब का तबीयत बेहतर है। तकरीबन एक हफ़्ता पहले सदर ज़रदारी साहब को ही ब्रोक हिज लेग, 4 फ्रैक्चर्स थे तो उसका इलाज चल रहा है। कुछ हफ्तों का रेस्ट चाहिए होगा और इंशाअल्लाह ताला पूरा तरीके से सेहतयाब जल्द से जल्द हो जाएगा। अच्छा चेयरमैन साहब, पिछले दिनों बदकिस्मती से दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, जो चीनी मारे गए, चीनी सफ़ीर का बयान आया है कि उनके लिए ये दोनों कत्ल नाकाबिल कबूल है। इस पर आप क्या कहते हैं? हम तो बात कम्प्लीटली एग्री। हम तो समझते हैं कि किसी एक कत्ल भी पूरी इंसानियत का कत्ल होता है और पाकिस्तान में हम अपना जो सकाफ़त के लिहाज से पूरा पाकिस्तान में मगर ख़ास तौर में सिंध में बलूचिस्तान में हम अपना मेहमान नवाज़ी को अपना सकाफ़त का बड़ा अहम हिस्सा समझते हैं। तो एक तो ये कत्ल या किसी भी दहशतगर्दी का वाक़या को हम सख्त अंदाज से इसका मुज़ाहमत करते हैं, बट व्हाट मेक्स दिस अटैक ऑल द मोर ऑब्नॉक्शियस क्योंकि ना सिर्फ हमारे मेहमान थे, हमारे दोस्त मेहमान थे, ये वही लोग थे जो पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की मीशत को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे थे, पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार पहुंचाना चाह रहे थे। और उनको अगर इतनी ख़तरनाक दहशतगर्दी का वाक़या में कत्ल किया जाता है तो ज़रूर मैं भी उतना ही सख्त अंदाज में इसको मज़ाहमत करूँगा, इसको अनएक्सेप्टेबल कहूँगा, जैसे ही हमारे दोस्त चीन का सफ़ीर ने कहा है। मगर ये काफ़ी नहीं है। अब ये चीन का या किसी और मुल्क का तो मुतालबा नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है, ये बलूचिस्तान और सिंध का अवाम का मुतालबा है कि ये अब हम ये बयानबाजी जो मुसलसल सुनते हैं कि वाक़या होते हैं, हम जैसे बड़े बड़े सियासतदान बड़े बड़े तगड़े स्टेटमेंट्स दे देते हैं, कभी कभार पहुंच जाते हैं उनके यहाँ ताज़ियत करने के लिए वो लोग जो शहीद हुए, या अब ये अफसोस प्रेसिडेंट बन गया है कि जो हमारे मेहमान हैं उन पे दहशतगर्दी का हमला होता है, पाकिस्तान की पूरा क़यादत जाके उनका असेंबली एम्बेसी में ताज़ियत करते हैं। अब ये तो अपनी जगह अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि बातें कम और हमें नज़र आना चाहिए कि ये दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हुकूमत वक्त क्या करने के लिए तैयार है। हम समझते हैं कि इंटरनेशनल सतह पर, आलमी सतह पर हमें अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिल के ये पूरा बैनुल-अक़वामी जो नेटवर्क है उसको एक्सपोज करना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। डोमेस्टिकली हमें एक नेशनल एक्शन प्लान 2.0 की ज़रूरत है ताकि इस वक्त बलूचिस्तान से लेके हमारा साबिक कबायली इलाकों तक जो दहशतगर्दी का आग फैला हुआ है, ये हुकूमत का ज़िम्मेदारी है। हम ये ज़िम्मेदारी कबूल करें कि हम इन दहशतगर्दों का एक बार फिर मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला सब मिलके एक बार फिर इनको शिकस्त दिलवाएंगे। आपने जिक्र किया अभी बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल को मामला का, ट्रंप का इलेक्शन हुआ है, ट्रंप के इलेक्शन जीते भी हैं, कुछ एक आपकी तस्वीर भी वायरल है ट्रंप के दामाद के साथ सोशल मीडिया पर। ट्रंप की सिलेक्शन को किस तरह देखते हैं पाकिस्तान की सियासत में, बैनुल-अक़वामी सियासत में? जहाँ तक ट्रंप का इलेक्शन है, वैसे हमें पाकिस्तान की ही फ़िक्र होता है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट का फ़िक्र करते हैं, पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचते हैं। और जहाँ तक किसी और मुल्क का, किसी दूसरा मुल्क का इलेक्शन का ताल्लुक है, आपको इतना ही फ़िक्र होता है, उस अंदाज से देखा जाता है कि इसका क्या असरात हो सकते हैं अपने अवाम पे, अपने मुल्क पे। अमेरिका का जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, हम वी डोंट टेक साइड्स, ना हमें डेमोक्रेट्स के साइड्स लेते हैं ना रिपब्लिकन्स के साइड्स लेते हैं। अगर हम लेते तो इंटरफेरेंस होता उनके डोमेस्टिक अफेयर्स में, वैसे ही जैसे वो पाकिस्तान के सियासत में ना नून लीग से या पीपल्स पार्टी से या किसी और जमात से वो डोमेस्टिकली इंटरफेयर करते हैं। जहाँ तक किसी तस्वीर का सवाल है, बिल्कुल मैं ज़ाती तौर पे जो इनके दामाद है और उनकी बेटी है मैं जानता तो हूँ, और शहीद बीबी और सदर ज़रदारी भी डोनाल्ड ट्रंप जब सदर नहीं था अमेरिका का तब से उनको जानते हैं बाकायदा। आई थिंक जब शहीद बीबी पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बनी और वो अमेरिका
चली गई थी, तो उन ज़मानों में डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए कोई खाना या ऐसे कुछ होस्ट किया था। मगर जहाँ तक ज़ाती ताल्लुकात हैं, वो ज़रूर डिप्लोमेसी में उसका एक असर है, एक रोल है, पर उससे ज़्यादा अहम इश्यूज़ होते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ का कंपोनेंट होता है, जियो पॉलिटिक्स का जोर होता है, डोमेस्टिक एजेंडा और डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ का असर होता है। आपका ज़ाती जान पहचान दोस्ती, इससे उसका कम असर होता है। और हमें जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं इस वक्त, उस पर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो पाकिस्तान और अमरीका का ताल्लुकात है वो उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे हो सकते हैं। आई मीन, जब मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारिजा था तब भी कोई ख़ास ताल्लुकात नहीं थे, मगर इस वक्त उससे बदतर ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में है कि हम अपने ताल्लुकात जो अमरीका के साथ हैं वो बेहतर करें, ताकि जो मुआशी मुफाद है, जो हमारा ट्रेड है, उसमें इजाफ़ा हो, उसमें कमी ना आए। अच्छा सर, हुकूमत ने VPN पर पाबंदी लगा दी है और इंटरनेट पर मज़ीद पाबंदियाँ जो है वो आयद की जा रही हैं, इस पर आपका क्या होगा? इस पर मैं इतना ही कहूँगा कि जो लोग ये फ़ैसले करते हैं ना, वो ना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ना उनको पता है कि इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ना उनको पता है कि VPN है क्या, VPN कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनका इंटरनेट का स्पीड 2G हो, 3G हो, 4G हो, 5G हो, क्या फ़र्क पड़ता है उनको। हमसे इस पे ना मुशावरत किया गया, ना इनपुट लिया गया। अगर लिया जाता तो हम समझाते कि किस तरीके से ये पाकिस्तान की मीशत, पाकिस्तान में 2 सेक्टर्स है, हमारा ज़राअत का शोबा और दूसरा हमारा टेक्नोलॉजी का, ये टेक का शोबा, जिसमें पाकिस्तान की मीशत में सबसे बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, हमारा एक्सपोर्ट्स में, हमारा कमाई में ये इजाफ़ा कर सकते हैं। और बदकिस्मती के साथ हुकूमत दोनों जो ये शोबे हैं ऐसे पॉलिसीज़ बना रहे हैं जिससे उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, फ़ायदा नहीं पहुंचाया जा रहा है। आप तरीक़ेकार है कि आप अपने इंटरनेट को सिक्योर भी करें, आप अपने जो अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी है उसको पुलिस भी करे, और अवाम को ये टूल को, ये सबसे इम्पोर्टेंट मॉडर्न टूल को वो सहूलत फराहम किया जाए। अब ज़माना बदला है। एक ज़माना में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता था कि सड़क बनाना, पुल बनाना, बस लेके देना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना, कितना स्पीड है आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी का, ताकि ये जो नया इकोनॉमिक स्पेस है उस इकोनॉमिक स्पेस पे आपके अवाम अपना किरदार अदा करे। इस वक्त हम कहते हैं कि हमारे यहाँ 4G है, जबकि वो झूठ है, हमारे यहाँ 3G है। ऊपर से हमने उस 3G के इंटरनेट को इतना स्लो कर दिया कि तकरीबन मेरा बचपन का 1990s के इंटरनेट जो टैं टैं करके चलता था उस स्पीड तक पहुंच चुका है। ऊपर से हमने VPN पे अब पाबंदी लगा दिया है, मगर वो साइट्स, दूसरे साइट्स पे भी हमने पाबंदियाँ लगाई हैं जिसकी वजह से हम VPN इस्तेमाल कर रहे थे। वो आम लोग तो इसलिए इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ इकोनॉमिकली इस सेक्टर में मौजूद है। मसलन ऐसे काफ़ी सेंटर्स हैं जो वेस्टर्न दुनिया के हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए बैक एंड काम करते हैं, और यकीनन इंटरनेशनल क्लाइंट्स ये चाहेंगे कि इनके हेल्थ रिकॉर्ड्स के सिक्योरिटी का यकीन दहानी दिया जाए। VPN का मतलब ये है कि वो डाटा सिक्योर है। अगर VPN नहीं है तो उस सेक्टर को भी दचका होगा। मेरा ख्याल में हुकूमत को जब भी कोई पॉलिसी बना रहा हो तो उसका तमाम एस्पेक्ट का जायज़ा लेके सॉल्यूशंस देने चाहिए। आपने हुकूमत की बात की तो ये ऐसा लगता है कि आप वफाकी हुकूमत से नाराज़ हैं। वफाकी हुकूमत के साथ जो मुआहदा हुआ था, जो आपकी मुशावरत हुई थी, उसमें भी आजकल दूसरों का लगता है कि आपने वफाकी हुकूमत आपके साथ मुशावरत नहीं कर रही, मुआहदे पर भी अमल नहीं हो रहा है। और फिर ये भी साथ है कि इस वक्त जो मजमूई तौर पर आप CEC का इजलास भी बुलाने जा रहे थे, और आपने कहा था कि हम CEC इजलास में बुलाएंगे और कुछ फैसले करेंगे, उसका क्या बना? वैसे तो नाराज़गी का तो सवाल ही नहीं है, और नाराज़ होने पे तो सियासत भी नहीं किया जाता। सियासत तो इज़्ज़त के लिए किया जाता है, और माज़रत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। अब जहाँ तक आपने हमारा एग्रीमेंट की बात की,
बिल्कुल, जैसे दुनिया भर में किसी भी पार्लिमानी निज़ाम में कोई भी अगर अक़लियत हुकूमत हो और उनका एग्रीमेंट है, उनका कॉन्फिडेंस सप्लाई का सियासी पार्टनर के साथ, तो उस एग्रीमेंट पे अमल दरामद होता। हम मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हुकूमत की ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं। हम इन गुड फेथ हर वोट पे नेगोशिएट नहीं करते हैं, मगर ज़रूर हम ये देखना चाहेंगे कि जो हमारा तयशुदा एग्रीमेंट है उस पे अमल दरामद किया जाए, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग्स है उस पे अमल दरामद किया जाए, जो अहम लेजिस्लेशन है उस पे पूरी तरीके से मुशावरत किया जाएगा। आपको भी ये यूड ऑल्सो फील डिसरिस्पेक्टेड अगर किसी अहम लेजिस्लेशन पे वो लेजिस्लेशन पहले कैबिनेट से पास हो, पहले प्रिंट हो जाए, पहले फ्लोर पे आ जाए वोट होने के लिए और उसके बाद मुझे एक कॉपी दिया जाए कि ये ज़रा पढ़े और वोट डाले, नॉट लेट अलोन मेंबर्स ऑफ माय पॉलिटिकल पार्टी। तो बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ही ये फैसला किया कि हमने इस हुकूमत का शामिल नहीं होना, बट साथ देना है इस बुनियाद पे कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे यकीन रखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हम महंगाई के ख़िलाफ़ है और ये हुकूमत महंगाई में कमी लेकर आएंगे। मैं समझता हूँ कि हालात वैसे ऐसे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ा आसानी से कायम किया जा सकता है। हालात ऐसे हैं कि मुआशी अंदाज पे हुकूमत ने इस बात में एटलीस्ट वो क्लेम कर रहे हैं कामयाबी कि वो महंगाई को कम करने जा रहे हैं। तो हम पीपल्स पार्टी ने इसी बुनियाद पे भी आगे जाके फैसले करने हैं, मगर एज चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब काफ़ी देर हो चुका है, हमारा सीसी नहीं हुआ है। आम तौर पे दिसंबर में हमारा सीसी होता है, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग द ग्राउंड रियलिटीज़, द फैक्ट्स बिफोर माई पार्टी, और जो भी फैसला पार्टी करेगा मैं तो फिर पूरा पार्टी उससे बाउंड है। और हमेशा जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया वो हमेशा मुल्क और कौम के मुफाद के फ़ैसले किए हैं। तो बट ये हमारा एक पार्टी का प्रोसीजर है, उस पार्टी के प्रोसीजर के मुताबिक मैं तो चलूँगा। हम सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, सिंध के साथ एक बड़ा मसला है, डैमों का मसला हमेशा रहा है। अभी फिर 6 कैनाल्स बनाने की बात हो रही है दरियाए सिंध पे, इंडस रिवर पे। ज़ाहिर है कि इसको सिंध पॉलिटिकली भी अपोज कर रहा है। आपको याद होगा कि मोहतरमा ने खुद डैमों के ख़िलाफ़ धरने दिए कमू शहीद पे। इस वक्त सिंध में एक बड़ी अपोजिशन है इस मसले पे, मुजाहरे भी हो रहे हैं, एहतजाज भी हो रहा है। ज़ाहिर है कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वो एक हद तक डिबेट भी हो सकती है इससे। तो ये जो दरियाए सिंध पे 6 कैनाल्स बनाने का इशू है, इस पर आपने वफाक से कोई बात की, आपका अपना मौक़िफ़ क्या है इस पर? आई थिंक ये तो एक और एग्ज़ाम्पल है जहाँ हमारा जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहदा हुआ उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। हमने उस एग्रीमेंट में तय किया कि जो चारों सूबों का PSDP है वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलके बनाएंगे, और ये जो मंसूबा है इसका अप्रूवल तब हुआ था जब मैं मसरूफ़ था 26th अमेंडमेंट का जदोजहद कर रहा था। पीछे इसको अप्रूवल दिया गया, वो भी मेरे पार्टी के मेंबरान के साथ ऑन द रिकॉर्ड एतराज़ात के बावजूद। नाउ जैसे आप कह रहे हैं इस मंसूबे के लिए कंसेंसस मौजूद नहीं है, जिस तरीके से हुकूमत आगे बढ़ रहे हैं वो तो इस पर कंसेंसस नामुमकिन होता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि कंसेंसस मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिससे हम अपने बंजर इलाके को ज़राअत के लिए या पीने के पानी के लिए पानी पहुंचा सकते हैं। हमने ऐसे बहुत से मंसूबे थर के रेगिस्तान में लेकर आए हैं, RO प्लांट से लेके सेलाइन इरिगेशन तक, जिस पे मुल्क का कंसेंसस भी बन सकते हैं और हम पाकिस्तान के अवाम को उनका पानी का हक़ पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो तरीका हुकूमत अपना रहा है उस पर तो वो कंसेंसस नहीं है। साहब, आप जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम कराने के लिए मुतहरिक नज़र आए, क्या 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपका जो अदालती इस्लाहात का मिशन है वो मुकम्मल हो गया? नहीं, इस्लाहात रिफॉर्म इज़ ऑलवेज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक 26th अमेंडमेंट है वो तो हमारा आगाज़ है। हमने ये आगाज़ वफाक की सतह
से किया है, मगर ये जद्दोजहद नामुकम्मल होगा जब तक हम लोअर जुडिशरी में, प्रोविंशियल जुडिशरी में वो इस्लाहात ना लेकर आए। और मैंने तो चीफ़ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट भी किया है कि वो रब्ता करे चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से, सीनियर प्यूनी जज से, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड से, चीफ़ जस्टिस सिंध से, और उनसे इंगेज करे कि हमें इनपुट दे, हमें गाइडेंस दे। हम लोअर जुडिशरी में भी रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते हैं, और हम समझते हैं कि अवाम का सबसे ज़्यादा जो इंटरेक्शन है वो लोअर जुडिशरी के साथ होता है। तो जो हम रिफॉर्म्स वहाँ लेकर आते हैं वो अवाम को ज़्यादा महसूस होंगे, और हम चाहते हैं कि हम ये रिफॉर्म्स जुडिशल इनपुट के साथ, लीगल इनपुट के साथ, कंसेंसस के साथ इस पे काम किया जाए। अच्छा, जुडिशरी पे मैं एक सवाल कर लूँ। जुडिशरी पे आप बात कर रहे हैं, एक तो सिंध के तमाम जजों को एक जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, उसके बाद फिर हाई कोर्ट के सारे जजों को आईनी बेंच का रुकन बनाया गया। एक तो ये इशू है, और दूसरा सिंध के साथ एक बड़ा इशू ये है कि सिंध के रूरल एरियाज से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नुमाइंदगी ही नहीं है। माजी में बहुत ज़्यादतियाँ हुई, सिंध के चीफ जस्टिस को नहीं लिया गया, सीनियरिटी की बात हो रही है, सिंध के कई जजेस को सीनियरिटी से पीछे किया गया। अब ये मसला है कि हमारी सिंध की नुमाइंदगी ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आपके दोनों सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, जायज़ सवाल है। जहाँ तक द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंसर्न, वफाक के सतह पे जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को तश्कील दिया जा रहा था तो चीफ़ जस्टिस, उस वक्त चीफ़ जस्टिस का वैकेंसी था, तो चीफ़ जस्टिस का भी ओहदा चुना गया आफ्टर द 26th अमेंडमेंट, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह हैं वो भी चुना गया। दोनों बड़े काबिल, बड़े ऑनरेबल जज साहिबान हैं, और मेरे ख़्याल में वहाँ एक जो काउंटर सजेशन था वो ये था कि आपने जो तमाम सिटिंग जस्टिस है उनको आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बना दे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वही हो जो साबिक सुप्रीम कोर्ट होता था, मगर अक्सरियत ने ये फ़ैसला लिया कि दोनों चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो या ख़ास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड हो, उन ओहदे को नॉन कंट्रोवर्शियल होना चाहिए। वहाँ से जुडिशरी का जो ये कुछ जजेस का आदत पड़ा है कि वो बेंच से सियासत करें। They don't speak through their orders, they give political statements. They don't rule in line with the Constitution, they bend the Constitution for their political purposes, to grant themselves executive powers. And वो क्राइटेरिया को, वो माजी को सामने रखते हुए, जिसकी वजह से हमने ये 26th अमेंडमेंट पास किया, ये सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी होगा, और जस्टिस अमीन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह होगा। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो फ़ैसले जो वफाक का सिलसिला है वही सिंध का सिलसिला हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि एक मुल्क में दो निज़ाम चले, और ख़ास तौर पे बार बार सूबा सिंध के साथ एक ख़ास ये डिफरेंस जो नज़र आता है ये मुनासिब नहीं होगा। तो उम्मीद है कि वही होगा। एक और मीटिंग भी होना चाह रहा है, और जिस अंदाज से फ़ैसले वफाक ने अपने लिए वैसे अंदाज से वो फैसले सिंध के लिए लेते हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, बिल्कुल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का की कंपोनेंट यही था कि हमें इंसाफ की इदारा का, सबसे बड़ा इंसाफ की इदारा का, आइन की तर्जमा करने वाला, वफाक के डिस्प्यूट्स को सेटल करने वाला इदारा में बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए। और आपका सवाल उस अंदाज में जायज़ सवाल है, जायज़ तनकीद है। जहाँ तक मेरा इल्म में है कि जब ये फ़ैसला किया जा रहा था तो उस वक्त उन इलाके से कोई ताल्लुक़ रखने वाले जज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद ही नहीं था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मैं कौन सा बराबरी लेकर आऊँ जब तक वो बराबरी सुप्रीम कोर्ट में हो ही ना। अब शायद इससे पहले जब जजेस खुद ये फ़ैसले अपने लिए ले रहे थे तो उनको कोई ऐसा काबिल ऑनरेबल जज नहीं मिला जो उन्होंने समझा कि इस क्राइटेरिया पे उतर आए। अब अगर मैं ख़ुद मौजूद होता जुडिशल कमीशन पे, मैं आपका पहला सवाल जो आपने पूछा, जहाँ तक ये फ़र्क
सिंध की हाई कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और वफाक की हाई कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, मैं तो वो खुद उठाता। जो आपका दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा, मैं तरीके से उसको भी एड्रेस करता, मगर मुझे तो अपना नाम जुडिशल कमीशन से एहतजाजन विथड्रॉ करना पड़ा। इसलिए हुकूमत वक्त ने जो हमसे आइन साजी के वक्त बात तय की कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बराबरी की नुमाइंदगी होगी जुडिशल कमीशन में, उस बात से वो पीछे हटे, तो मैंने एहतजाजन अपना नाम भी विथड्रॉ किया और मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था। मगर मैं ज़रूर अपने अब एक नुमाइंदा को अपना इनपुट, अपना मौक़िफ़ ज़रूर देंगे और उम्मीद है कि जो फ़ैसले किए जाते हैं वो मुल्क के मफाद में होंगे, वो जुडिशरी के मफाद में होंगे। ये ट्रांजिशन को हमें इट्स गोना बी, इट वाज एनीवे ऑलवेज गोना बी अ डिफ़िकल्ट ट्रांजिशन। हम इस ट्रांजिशन को मुकम्मल करें, सब मिल के मुकम्मल करें, और ये पाकिस्तान के अवाम के मफाद की बातें हैं। अच्छा चेयरमैन साहब, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, बाकी आखिरी सवाल। इस 30 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़याम के 57 बरस जो है वो मुकम्मल हो रहे हैं। इतना जो तवील सफ़र तय किया है, इस मौके पे, इस अहम दिन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, मैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह ताला। इस बार हम थोड़ा सा अपना जो फाउंडेशन डे है दूसरा अंदाज से मना रहे हैं। माजी में हमने डिफरेंट सूबे में जाके, हर सूबा में जाके जलसा किया। अब इस दफ़ा हम हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाअल्लाह ताला, हर ज़िला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 30 नवंबर को अपनी जश्न मनाएंगी। अपना यौम तासीस के लिहाज से हमारा चार्टर डेमोक्रेसी को 26th अमेंडमेंट में यकीन दहानी, उसको सॉर्ट ऑफ अमल दरामद उस पर करने का, उसका भी हम जश्न मनाएंगे। और वो एक वक्त हम तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मनाएंगे और मैं इंशाअल्लाह ताला तमाम डिस्ट्रिक्ट से मुखातिब होऊंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैंने वापस अपने काम में